मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का सब्जेक्ट है कैसा होगा आपके ड्रीम पति, यानी आपके सपनों का राजकुमार, और आप स्वयं उसके लिए कितनी तैयार हैं। क्या आप भी अपने सुखी संसार और प्यारे से राजकुमार के लिए आप भी सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करना चाहती हैं ताकि आपका परिवार का सुखी संतुलन रहे, या फिर आप चाहती हैं सिर्फ ऐसा पति जो आपके सामने हाथ जोड़कर सब काम करे, आपको सपनों की राजकुमारी बनाए, आपके सारे हसीन सपने पूरे करे, लेकिन चंपी भी करे, बच्चे भी खिलाए, खरीदारी भी कराए, आर्थिक रूप से भी सशक्त हो और उसका अपना वजूद क्या हो आपके सामने। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आपको कुछ सुख और वैभव चाहिए तो आपने भी कुछ ड्रीमिंग तो किया ही होगा, लेकिन जब हम कोई भी देखते हैं तो उसके लिए तैयारी भी करते हैं, यानी कि चाहे वो शादी हो, फंक्शन हो, चाय बनाना हो, खाना हो, ये तो सपनों के राजकुमार की बात है। इसके लिए तो आपने ज़रूर कुछ तैयारी की होगी। तो आपकी मानसिकता के बारे में आज मैं जानना चाहूँगी, खास तौर से बेटियों के लिए। आज की बेटी क्या चाहती है और उसकी क्या मानसिकता है? क्या वह परिवार में संतुलन बनाने के लिए तैयार है ताकि उसके ज़िंदगी की गाड़ी दोनों पहिए बराबर चल सकें? वह एक स्त्री है और दबंग भी है। उसको कैसा पति चाहिए, उसका राजकुमार कैसा हो? क्या उसने यह सूरज के जैसा अपना पति तो चाहा है, लेकिन वह कहाँ खड़ी है और उसे क्या क्या करना है और वह कितनी प्रिपेयर है? आज की पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा घर परिवार का, आपको तो पता ही है कि मीना कौशिक स्टाइल का अंदाज यही है कि वह समाज के और परिवार के स्वास्थ्य से लेकर आपकी सुखी जीवन की कल्पना करके लक्ष्य रखे कि सभी सुखी रहें। तो फिर मैं जानना चाहूँगी अपनी आज की नई युवा पीढ़ी की बेटियों से, और यह पोस्ट न सिर्फ बेटियों के लिए बल्कि बहुओं के लिए, पति के लिए, सास के लिए, नंदों के लिए, सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे होता है कहानी घर घर की। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी बेटियों से। वह कैसा पति चाहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसा पति चाहिए, आपकी चॉइस क्या है। आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न है? जी हाँ, हर एक के ड्रीम्स होते हैं। मुझे ऐसा पति चाहिए, अपने ख्याल बनाते हैं आप, कभी फिल्मी हीरो को लेकर, कभी अपनी आइडियल पापा को लेकर, तो कभी आप मॉडल को लेकर, या फिर कभी अपनी आराध्य देव शिव शंकर भगवान, विष्णु या कृष्ण जी को लेकर, या फिर आपकी कोई खुद की कल्पना हो सकती है। आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आप चाहेंगी कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो पूरे करियर को हमारे उस बुलंदियों पर ले जाए, परिवार को उसी सुखी पर कल्पना की तरफ ले जाए जहां हमें लगे कि वास्तव में हम गाड़ी के वो दो पहिए हैं जो ज़िंदगी भर पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे का सुख दुख खुशियाँ सब कुछ लेकर। एक बीमार हो तो दूसरा घर संभाल ले और दूसरा बीमार हो तो दूसरा संभाल ले, तभी तो पति पत्नी का वह युगल आदर्श होगा। या फिर मुझे ऐसा पति चाहिए कि वह ही सब कुछ करे, मैं कुछ ना करूं, क्योंकि वो मेरा पति है। यानी पति मीन्स भगवान। अब वो सब कुछ करेगा तो जाहिर है वो भगवान के बराबर ही होगा, आपके सुख दुख सभी चीज़ का ध्यान रखेगा। लेकिन आप फिर आपको भी वैसी ही पत्नी बनना होगा ना, क्योंकि यह तो एक गाड़ी के पहिए की तरह है। मुझे इसलिए बताना पड़ता है, आप तो खुद समझदार हैं, कि अगर हम गाड़ी के पहिए जो ज़िंदगी रूपी हमारी गाड़ी है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे का
चाहे वो भौतिक सुख हो, फिजिकल सुख हो, मानसिक सुख हो, बच्चों की खुशियों का सुख हो, उन्हें सुखी समृद्ध रखने का, या आर्थिक सुख हो। यह तो तभी संभव है जब हमारे दोनों पहिए बराबर चल रहे हैं। एक पहिया हम घसीटते जाते हैं और दूसरा पीछे घिसट रहा है, उसकी हालत बदतर हो रही है। खींचने के वाले की इसलिए बदतर हो रही है क्योंकि उसकी भी तो अपनी ही कैपेसिटी है। बराबर का बोझ, पहले वो अकेला था, अब 2 का है, कल 3 और 4 का भी होगा। तो हमें कैसा पति चाहिए और हमें कैसी पत्नी चाहिए? पत्नी जब ये परिकल्पना करेगी मुझे कैसा पति चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने आप को भी तैयार करना होता है। आज मैं बहुत सारे बिंदु एक साथ लेकर के चलूँगी कि जब हम कोई कामना करते हैं, आपको लगता है ना, मैं अपनी बेटियों से पूछ रही हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी से, कि और पहले तो मैं पूछ ही रही हूँ और साथ साथ उनके ही पक्ष को लेकर के चल रही हूँ। जब वह कॉलेज में जाती हैं, कदम रखती हैं, तो क्या वो खुद तैयार होती हैं? हाँ जी, वो खुद तैयार होती हैं। ये कैसा प्रश्न है? तैयार तो उन्हें खुद ही होना पड़ेगा। अपने चॉइस की पैंट, अपनी चॉइस की शर्ट, कुर्ता, साड़ी, व्हाट्सोएवर, सभी की अपनी चॉइस होती है। तो आप प्रिपेयर होती हैं क्योंकि आपको कॉलेज में अपना अलग स्थान बनाना है, पढ़ना है, साफ सुथरा होके जाना है, स्मार्ट होकर के जाना है। और जैसे गेटअप में आप होती हैं वैसी आपकी सकारात्मक सोच बनती है और वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। टीचर आपको उसी दृष्टि से देखती हैं जैसा स्टूडेंट हो। अगर छोटा सा बच्चा है, हर रोज़ रो रो कर जाएगा, तो वो परेशान हो जाती हैं। 1 दिन छुपाती हैं, 2 दिन छुपाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फेवरेट वो बच्चा बन जाता है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, सौम्य व्यवहार होता है, उनकी बात सुनता है, उसका व्यवहार बहुत बैलेंस होता है। ये पति पत्नी के बीच में ये उदाहरण देना आवश्यक है कि आपने अपने लिए अपना स्थान खुद बनाया। तो मेरा पॉइंट मेरी बेटियां समझ गई होंगी। हमें जैसा पति चाहिए, हमें खुद को भी वैसे ही प्रिपेयर करना होगा। हमें उससे प्यार कर चाहिए, हमें वो चाहिए कि वो हमारे लिए सब कुछ करे, तो हमें भी उतना ही तैयार होना होगा। क्योंकि क्या आप कमज़ोर पहिया बनना चाहेंगी जिसको ज़िंदगी भर कोई ढोता रहे, या फिर जो पहिया आपको आपके पति, माता पिता, भाई, ये सब एक परिवार ने आपको सौंपा है 7 फेरों के साथ, तो 7 उनके मंत्र और होने के साथ साथ 7 वायदे भी होते हैं। और वो वायदे किसी के लिए नहीं, वो आपकी खुद की संकल्प शक्ति होती है। आपके संकल्प शक्ति, हमें ऐसा पति चाहिए और हम उनके लिए ये करेंगे। तो अगर आप अपने जैसा पति चाहती हैं, अपने ड्रीम्स, तो आप खुद अपनी तैयारी करती हैं ना परीक्षा की। IAS बनती हैं, डॉक्टर बनती हैं, आप टीचिंग के फील्ड में जाती हैं, और एस्ट्रोनॉट बनती हैं, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट बनती हैं, आप कुछ भी बनती हैं, लेकिन आप उसके लिए तैयारी करती हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर मेंटली एंड फिजिकली बोथ, तब हमें वो मकसद मिलता है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, फिर से वापस लौटते हैं। पति हमें कैसा चाहिए? स्मार्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि दूसरे को देख के पता चल जाए जब आपके सामने खड़ा हो कि वो आपका पति है। उसके चेहरे पर एक चमक हो, उसकी आर्थिक सशक्तता की, या फिर उसके चेहरे पर वो चमक हो जो आप चाहती हैं कि इंट्रोड्यूस कराएं, तो आपको नीचा ना देखना पड़े, ये मेरा पति है। क्योंकि आपको तो भाई सामाजिक भी इज्जत रखनी है, अपनी सहेलियों में भी बताना है, अपनी जो अन्य भाई भाभी हैं उन्हें भी बताना है, मेरा पति ऐसा होना चाहिए। पति के चुनाव से पहले जब हम ये चीज़ें रखते हैं दिमाग में, तो हमारा ड्रीम्स होता है कि हमारे सपनों का राजकुमार। तो सपनों का राजकुमार, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने बिल्कुल आपकी सोच के मुताबिक दे दिया, या ईश्वर ने दे दिया, या आपकी संकल्प शक्ति ने दे दिया, आपको मिल गया वो पति। और जब वो पति मिल गया, क्योंकि आप उस समय एक लुक ही देखती हैं, थोड़ा सा बात करके देखती हैं,
ये तो है नहीं कि आप पूरे का पूरे आटे की बोरी को भी कोई छान के नहीं देखता कि उसके अंदर क्या है। लेकिन फिर भी आपकी प्रेजेंटेशन से काफ़ी कुछ पता चल जाता है, आपके व्यवहार से, आपके बोलने की कटुता से, आपके टिप्स नाखून से लेकर के दांत और बाल तक बता देते हैं कि आपका जीवन क्या है। क्या आपको यह नहीं पता चल जाता कि ये नेता है और ये मजदूर, ये पंडित जी हैं और ये मांस मच्छी मीट बेचने वाला या खाने वाला, ये तम्बाकू खाने वाला है या इलायची खाने वाला, उसका संयत व्यवहार, ये सब कुछ आपको एक झलक में दिख जाता है। अब कितना भी ड्रामेबाजी कीजिए। इसी तरह से पत्नी, जब पत्नी बनने की बारी आएगी, वो भी उसी दर्जे में तो देखना चाहेंगे उसके पेरेंट्स भी, जाहिर है, स्वाभाविक है। जब तराजू में हम 1 किलो का बाट रखते हैं तो क्या आपको जब वो थोड़ी सी भी सब्जी कम मिलती है या फल मिलता है कम या सोना कोई आपको कम दे दे तो आपका क्या तेवर होंगे? आप बताइए। मैं बेटियों से ही पूछ रही हूँ आज बार बार, क्योंकि हमेशा बेटियों को कहा जाता है कि वो घर का नहीं संभालती, ये नहीं संभालती। तो मैं तो पहले से ही बात कर रही हूँ, संभालने की बारी तो बाद में आएगी। क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं कि हम बराबरी कई टक्कर दे सकें अपने जीवन के सुख के लिए? भाई एक आदमी को हमने खरीदा तो नहीं है, गुलाम तो नहीं है, ना ही आप गुलाम हो। मैं ये बार बार कहती हूँ, मैं किसी एक का पक्ष नहीं लेती, क्योंकि जब हमें तराजू का संतुलन रखना है, बीच में जो कांटा है, मस्तिष्क भी जब काम करते हैं तो बीच में सेंटर लाकर हम फोकस करते हैं। हमारी आंख सूक्ष्म हो जाती है गणेश जी की तरह से, हमारी श्रवण शक्ति हो जानी चाहिए, बड़े बड़े कान जब हम पति की बात सुन रहे हैं या सास की या नंद की, और हमें अपने दिमाग से बैलेंस लेकर के उस समय अपने व्यवहार को रखना पड़ता है जो उनके दिमाग में है। हाथ में होती है एक रस्सी गणेश जी के जो हमें अनुशासित करती है, तो हमें अपने व्यवहार को अनुशासित करना होता है कि हम छोटी छोटी बात पर ऐसे खींचे ना चले जाएं, इधर कभी हवा में, कभी तूफान में और कभी किसी की बातों से। हमें हमारे अपनी व्यवहार, हमारे अपनी पर्सनैलिटी में हम क्या तैयार कर रहे हैं। हमें ऑफिस जाना है और पति को भी जाना है और दोनों का समय इम्पॉर्टेंट है, और उस समय आप गुस्सा करें, सामान फेंकें या फिर एक दूसरे पर कमेंट करें, 24 घंटे घूरते रहें, क्या हमें ऐसा पति या पत्नी चाहिए? और हाँ चाहिए तो यू हैव टू बी प्रिपेयर आल्सो। तराजू में तो बराबर है ना। अगर आप सोना लेने गई 10 ग्राम, इतना महंगा, जो आपके कानों में आकर सजने वाला है या छोटा सा यहाँ रखा जाने वाला है, आपके गले में होना है, आपकी शोभा बनने वाला है, या फिर आपकी तिजोरी में रखे जाने वाला है या बैंक के लॉकर में, तो होगा तो वो आप ही का, क्योंकि जब आपके हाथ में आ गया तो उसकी इनकम, उसका सुख आप ही लेती हैं। माँ को दिया नहीं दिया बराबर, सास और नंद को आपने दिया नहीं दिया या उसे लेकर चल दिए, अलग हो गए, ये सब चीज़ें तो बात की हैं। लेकिन जब आपको एक इतना कीमती डायमंड सोना मिल रहा है तो क्या आप उसके बराबर हैं? और फिर आप इसी तरह से हम सोचेंगे कि वो इतना पढ़ा लिखा है, हमारा बैलेंस भी नहीं गड़बड़ाना चाहिए। चलिए, पढ़ने का 2 पक्ष है। मान लीजिए आपकी पढ़ाई कम है, मैं ये नहीं मानती कि नहीं आपको सिचुएशन मिल पाई तो क्या आपको अच्छा पति नहीं मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आपको भी पूरा है, नहीं पढ़ पाई, आपकी परिस्थितियाँ थी, आपकी संकल्प शक्ति कम थी, या फिर कई बार पेरेंट्स नहीं हैं, अभिभावक नहीं हैं, आपने खुद को स्ट्रगल किया, कुछ भी हो सकता है परिस्थितियाँ। हक है आपको, लेकिन व्यवहार बनाने का हक तो आप ही का है ना। आप पढ़ाई से ज़्यादा व्यवहारिक हो सकती हैं। किताबी ज्ञान जब हम पढ़ते हैं वो भी तो किसी का व्यवहारिक ज्ञान है जब वो किताबों में आया। क्या अकबर पढ़ा लिखा था जिसने साम्राज्य को इतना संभाला? क्या हमारे आज के जो कृषि मंत्री थे वो पढ़े लिखे थे? रामचंद्र विकल जी, लेकिन उनका व्यवहार, मंत्री बन गए। ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल सकते हैं कि आप उन बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं।
तमाम ऐसे पहलवान जो शिक्षण नहीं है लेकिन गोल्ड मेडल लेकर भारत का गौरव बढ़ाते हैं। ये उदाहरण बहुत ज़रूरी है बेटियों के लिए देना आज मुझे, और बेटों के लिए भी, जो एक तरफा हम डिमांड करते हैं। आपको अपनी तराजू में क्या रखना है? दहेज से खरीद लेंगे आप? मशीन दे दी, साड़ी दे दी, ये तो हमारी ज़रूरतें हैं, इसको तो हमें अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं है। दहेज तो अभिशाप है, एक बार देंगे वो तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। इसलिए हमारा दहेज तो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा व्यवहार है। नौकरी नहीं भी करती, घर तो संभाल सकते हैं ना अच्छे से, पति तो संभाल सकते हैं, अपनी को अनुशासन तो कर सकते हैं गणेश जी की तरह। फोकस तो करना होगा अपने विकारों पर। मूसक पर सवारी गणेश जी करते हैं और विकारों पर प्रतीक रूप में कि हाँ कोई भी बुराई आए हम उस पर हावी होंगे, हम उसे उस पर नहीं चढ़ने देने वाले। हमें घूमना फिरना अच्छा लगता है। अब दूसरे पॉइंट पर आ रही हूँ मैं। ये व्यक्तित्व हुआ कि आपको ऐसा पति तो चाहिए ही चाहिए जो आपके बराबर हो और आप उसके बराबर हो। सवाल आता है अर्निंग्स का। आप अर्निंग्स नहीं करती या करती हैं? बराबर करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करती हैं तो हम क्या उनके सर पे सवार हो जाएंगे कल? एक बेटी से मैं पूछती हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका करियर बहुत अच्छा है, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, आप कैसा पति चाहेंगी? क्या आप उनके सुख दुख में साथ रहेंगी? खाना बनाने में आपको खाना भी बनाना आता है? कहती है नहीं, मैं क्यों बनाऊँ खाना, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज की लड़की हूँ। मैं चुप थी, लेकिन चुप रहने, दूसरे की बात को पहले अपनी बात कहने के लिए हमें चुप ही रहना पड़ता है। मैंने जानने का प्रयास किया, क्यों, क्या वो हमारे लिए खाना बनाएंगे? मैंने फिर भी चुप्पी साधी। क्या वो हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे? 50 क्वेश्चंस। शांति के साथ मैंने फिर उनसे पूछा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, क्या आप मुझे बताओ कि आप एक साइकोलॉजी की टीचर बनने वाली हैं कल, या डॉक्टर बनने वाली हैं, या कंसल्टेंट बनने वाली हैं? और कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों के साथ क्या किया आपने? बच्चे थे और जो ये क्या फायदा हुआ फिर बाद में आए बच्चे। बच्चे बाद में आए, मतलब तुम्हारा कोई रोल नहीं रहा वहाँ पे? हाँ, कह सकते अच्छा चलो कोई बात नहीं। पर तुम्हें कैसा अच्छा फील हुआ और लोगों के सामने? वे तो खूब साड़ी वाड़ी पहन के आई होंगी। हाँ, साड़ी वाड़ी पहन के भी आए थे, भव्य वगैरह भी आए वो तो खूब स्टाइल में आई होंगी ना ज़्यादा। तुम कैसा फील कर रही थी? ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। मिले? वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है ना, सोबर सिंपल। सोबर सिंपल ही सही है, वो तो स्टाइल मारने के लिए है। हाँ, वो अलग चीज़ है देखो, और ये अलग है। एक टीचर ऐसी होती हैं आजकल की। ये देखो मुझे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स ने दे दिया। ओह, नहीं तुम्हारी क्लास में आई थी दीदी? हाँ, तुमसे मिली थी? मेरे क्लास में नहीं है। चलो मेरे क्लास में आरव आ गया। ठीक है, अच्छी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। फोटो खिंचवाए ना? हाँ। बढ़िया, लव यू। खाना कौन बनाता है? क्या वही बनाती है? मैंने पूछा, आप फ्रेंड के साथ रहती हैं, क्या हर रोज़ खाना वही बनाती हैं या आप भी? नहीं, हम म्यूचुअल बनाते हैं। तो फिर हमने कहा कि जब आप किसी गैर के लिए एक बाहर से मंगाया हुआ पीस भी बिना शेयर किए नहीं खाती, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर सकती हैं
जो आपका जीवन साथी हो उसको खाना बनाकर ना खिलाएं। खाना तो हमारी प्राथमिक चीज़ें हैं या नहीं, आप बताइए। अगर घर में खाना नहीं है, रात है, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, तो आप किससे कहेंगी? हस्बैंड से ये सामान ला दीजिए। अचानक बीमार हो गए हैं भयंकर रूप से, तो आप कहेंगे आप ला दीजिए, है ना? तो अब हम उस समय अबला की बन जाते हैं। अकेले नहीं जा सकते, अबला बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे के पास कोई स्पेशल क्वालिटी है तो आपके पास कुछ और है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें म्यूचुअल एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है। तो हमें पति भी वैसा ही चाहिए। भगवान शंकर भरपूर ऊर्जा से ओतप्रोत, लेकिन उनके रहने का अंदाज अलग। राख बोध कर रहने वाले, हर टाइम ऐसे लोगों के बीच रहने वाले जो पार्वती जी के माता जी को भी पसंद नहीं थे। लेकिन पार्वती जी सौंदर्य के प्रतीक, संतुलन के प्रतीक, गुस्से को भी पी जाने की प्रतीक, और गुस्से को तो शिवशंकर भी विष तक पी जाते थे। गणेश जी तक ने विष अपने दोस्तों के लिए पी लिया था जब अहिल्या के यहाँ खान पान में। तो जब हम ऐसी चीज़ करते हैं तो तभी तो हम सृष्टि का सूचक बनते हैं, नहीं तो हम पेइंग गेस्ट नहीं बन गए क्या? सच बताइए। और पेइंग गेस्ट में तो पे करता है आदमी, तो फिर पति के साथ कुछ पे करेंगी आप? क्या पे करेंगी? कुछ पाने के लिए तो कुछ तो पेमेंट करनी पड़ती है। आप मॉल जाती हैं तो पैसे लगाती हैं, हर जगह टोकन पहले लग जाता है आपका। सबसे पहले मेट्रो में जाए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ भी आपके फीलिंग्स आपको चाहिए उनसे, वो आपका ख्याल रखें। आप ऐसा पति चाहेंगे या नहीं? सच बताइए कि जो आपका ख्याल रखे, कभी कभी घूमने भी ले जाए, आपके आर्थिक रूप से सबल हो, आपको गाड़ियों में ले जाए, आपको आपके ब्याह शादी मायका तमाम चीज़ों में। क्या आपको नहीं लगता कि हर जगह आप उनके साथ चाहती हैं? उसके लिए पैसा तो लगता ही है ना। और जब हम ये साथ चाहते हैं, क्या हम उन्हें घर को मैनेज करके उनका, अगर हम घर मैनेज कर देंगे या खाना बनाने में हेल्प कर देंगे या फीलिंग्स की ध्यान रखेंगे, उन्हें गुस्सा आ रहा है उस समय हम अब उनके गुस्से को मुस्कुराहट से स्वागत करेंगे, या उनके कोई ऐसी फीलिंग्स है, उनको पेन है, दर्द है, वो अकेले में बैठे हैं बाथरूम में आधा घंटा, कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो है, और आप उसको पूछें भी नहीं, उल्टा ये कहें कि आप किसी से बात कर रहे होंगे मोबाइल पे। शक, आपको उनकी टच से पता ना चले, फीलिंग एक दूसरे के लिए ना हो, तो क्या आपके पति आपकी फीलिंग नहीं रखें तो आपको बुरा लगेगा? तो सेम हियर, आपको भी वही देना पड़ेगा। आपकी माँ आए घर में कभी, या वो तुम्हें लेने जाएं और वो आपकी माँ की कदर ना करें, वो आपके भाइयों के लिए गिफ्ट ना ला के दें, तो आप बहुत उबलेंगी, आपको लगेगा मेरी इंसल्ट हो गई है। तो क्या जब पति के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, उनके जो घर वाले हैं, आप भी उनको वही सम्मान देंगी? आपने तो बोल दिया कि मैं खाना क्यों बनाऊं, ठीक है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है? एक्सपेक्टेशन है तो गिव एंड टेक। क्यों? आपने पढ़ाई की तो आप रिजल्ट तो चाहेंगे आपको 100% मार्क्स मिले। क्या 100 में आप 40 लेंगी फेल वाले? नहीं ना। तो एक तो ये पति का पक्ष है। एक पत्नी जिसकी शादी हो चुकी है, छोटा सा बच्चा, मैं उससे पूछती हूँ कि आपको जो पति मिले हैं, आप कितनी खुश हैं? क्या आपको ऐसे ही पति चाहिए थे? पहले तो वो मुस्कुरा देती है क्योंकि शादी हो चुकी है, वो कहती है मेरी तो हो चुकी है, एकदम से हंसकर ये भी बोलती है। तो मैंने कहा फिर भी जो नई बेटियां हैं, हम उन्हें बताएं तो कि आपको कैसे पति मिले। तो वो कहती है कि देखिए, शादी 1 या 2 दिन का खेल नहीं कि ऐसे मिले कैसे नहीं मिले। शादी हुई है तो हमें बैलेंस करके ज़िंदगी को चलना है, अदरवाइज़ ये कोई फल नहीं है बदल दिया जाए, फेंक दिया जाए। ये हमारे पति हैं, ये मेरा परिवार है और मुझे इसमें एडजस्ट
करना है, पहली सोच। फिर मैंने पूछा उनकी अर्निंग्स क्या है, तो उन्होंने कहा 3-4 लाख रुपए महीना है। और मैंने बोला आपकी? कह रहे मैं ट्यूशन वगैरह से 60-70 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख कर लेती हूँ, सीए के स्टूडेंट वगैरह को पढ़ाती हूँ। नाम क्या है आपका? बहुत प्यार से बोलती है, हिमानी, है ना? नाम बहुत सुंदर, कूल, उसी के अनुरूप उसका व्यवहार। फिर मैं पूछती हूँ कि आपके पति क्या आपको घुमाने ले जाते हैं, जैसे कि आजकल की बेटियां चाहती हैं, आपके रिश्तेदारों में ले जाती हैं? तो वो कहती है कि हाँ, कभी कभी मुझे थोड़ा सा, मैं सोचती हूँ, मैं दूसरी सोच की हूँ, मैं जिस घर से आई हूँ मुझे अलग टाइप के संस्कार मिले हैं, मैंने अपने घर वालों को किस तरह से स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हुए देखा है, और मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिता से कभी ऐसा नहीं लगा कि माँ की कमी रही, और मैं खुद इतनी बैलेंस रही, मैंने उन्हें सब कुछ करते देखा। तो मुझे एक आदमी की कीमत मालूम है और पैसे की भी कीमत मालूम है। मैं अपने परिवार को स्वर्ग समझती हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे को भी संभालती हूँ। जब वह 15 दिन का हुआ मात्र, मेरे घर पर ट्यूशन का बोर्ड लगा था और लोगों ने आना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा कि बस जल्दी ही ठीक होते ही पढ़ाई शुरू करूँगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और उसने शुरू की। तो उसने आगे की बात जो इम्पोर्टेंट बताई है कि वो 4 लाख कमाते हैं, फिर भी मुझे लगता है जो मैं कमाती हूँ इतनी मेहनत से एक एक पाई, एक एक ट्यूशन, बच्चा रो रहा होता है उसे भी संभालना, हस्बैंड आएंगे उनके लिए खाना बनाना, पोछा लगाना, मैंने पोछे वाली हटा दिया क्योंकि वो डिस्टर्ब करती थी। बच्चे का ध्यान मैं नहीं रख पाती थी उस समय, उसके खिलौने, उसका सामान, घर और बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैं सभी काम खुद करती हूँ। तो ऐसे में वो मुझे हफ्ते में या महीने में 2 बार जब मुझे चाय पिलाने, कॉफ़ी पिलाने ले जाते हैं ताकि मैं रिलैक्स फील करूं। लेकिन जब वो ऐसी जगह जाते हैं जहां 500 रुपये की एक कॉफ़ी आती है तो मन में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो 500 रुपये मेरे लिए बहुत कीमती हैं। वो मेरे पति की कमाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 500 रुपये लगवा दूँ, और मैं उनकी इंसल्ट भी नहीं कर सकती कि 500 रुपये लगे, खर्च हुए। तो उस समय मैं चुप रहती हूँ 1 बार 2 बार, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका भी मुझे ख्याल रखना है, क्योंकि वो मुझे खुश करने के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है, जो उनका पैसा है उसकी कद्र करूं कल, ताकि मेरे बच्चे, उनका भविष्य उस मुकाम पर हो। वो एक बार जो काम कर रहे हों उनके लिए वो चाहें कि मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, या मुझे यहाँ जाना है, या मुझे ये बिजनेस करना है, तो मैं पैसा दे सकूं। तो मुझे उस समय 500 रुपये भी पूरे लगते हैं खर्च करते हुए। फिर मैंने अगली बार उनके सामने कुछ और ऑप्शन रखा कि आज बस हम आउटिंग चलेंगे, सिर्फ इंडिया गेट घूमने। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो समझ गए कि इनको 500 रुपये भारी पड़ रहे हैं। एक दूसरे का इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना घर ले लिया। आजकल लोग 10-10 सालों तक, 20-20 सालों तक, 40 साल की उम्र तक घर नहीं ले पाते। दोनों ने कड़ी मेहनत करके इतनी जल्दी घर लिया, और अपने घर वालों को भी बीच बीच में मैनेज करना। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा जब वो खर्च करें, चाहे वो अपने माँ बाप पर करें या मेरे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कल हम किसी के सामने हाथ फैलाएं, कर्ज लें, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरा पति मेरा है और मेरा संसार मेरा है, वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। यह थी हिमानी की बात। एक अन्य बेटी कहती है, मुझे तो शादी करके बाहर चले जाना है। उसको विदेश पसंद है, विदेश के कुछ उन्होंने देख लिए सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे ग्रुप्स। वही प्रश्न, क्यों जाना है विदेश? भारत में क्या कुछ कमी है? अभी तो आपने भारत देखा भी नहीं, अभी तो टीनेजर एज है। तो वो कह रहे, मैं तो जो देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, भारत में तो
ये मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें हैं। पेरेंट्स हैं, मैनेज नहीं कर पाते, एक दूसरे से लड़ते हुए मैंने कईयों को देखा है। मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम देखी है, पैसे की तंगी देखी है, तो मैं तभी बोलती हूँ उनको कि हाँ, आपने पैसे की तंगी देखी है तो क्या अब उस चिड़िया की तरह उड़ जाएंगी? जहाँ बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं, वो चिड़िया एक एक दाना करके आपको खिलाती है। वो आपको एक अच्छे करियर ओरिएंटेड कर रही हैं, और जब पति की बात कह रही हैं तो आप कहती हैं मैं बाहर शादी करूँगी। तो आपके सपने आपकी माँ के सपने हैं, क्योंकि वो चाहती हैं आपका एक सुखी घर संसार हो, एक अच्छा पति मिले, आप पढ़ लिख कर उसके बराबर समकक्ष खड़ी हो सकें। तो क्या वो माँ गलती कर रही है आपको अच्छा पढ़ा के लिखा के थोड़ा सा डांट करके? सेम। फिर हम एक और बिटिया से पूछते हैं, तो वो बेटी कहती है कि मुझे पति जो चाहिए उसकी स्मार्टनेस मुझे चाहिए, कि जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं। मुझे तो वही गेंद व्यक्तित्व चाहिए। ये नहीं है कि लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, नाटा है, छोटा है, हाइट नाप कर शादी करूं, बल्कि मुझे वो चाहिए कि जो समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा खुद बनाने की क्षमता रखता हो और मुझे समझने की भी, और वो अपने परिवार को पहले इज्जत देता हो। जो अपने परिवार, अपने माँ बाप को इज्जत नहीं दे सकता, तो मैं कल की गई हुई वो मुझे क्या इज्जत देगा? मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि मैंने अपनी भाभी को देखा है। फर्स्ट डे से उसकी यह सोच, मेरी नंद है, ये सास हैं, ये भीड़ का हिस्सा है, हम किस तरह से यहाँ से निकलें। और मेरी माँ कब से यह देख रही थी कि मेरी बहू आएगी, कब से उसके लिए तैयारियां कर रही थी, कब से उसने सालों से अपने कड़े जोड़ना, पायल सब कुछ उठा उठा कर रख देती थी, खुद खाती पीती नहीं थी। कहती थी मेरी बहू आएगी तो मैं ये करूँगी। तब से मेरे अंदर मैंने देखा कि नहीं, एक बहू जब घर में आती है तो वो सिर्फ पति की नहीं, वो पूरे परिवार की होती है। मैं तो वैसे ही पत्नी बनना चाहूँगी और वैसा ही पति चाहूँगी जो अपनी माँ की इज्जत करे, बहन की करे। मैं नहीं करूँगी अन्यथा ऐसी शादी। वो उसकी ये सोच है। क्या उसके लिए आप प्रिपेयर हैं? खाना बनाएंगी, सब कुछ करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं करूँगी। मेरी माँ ने हमेशा मेरे लिए किया है, मैं अपने बच्चों के लिए और पत्नी पे, मेरे पापा के लिए खाना बनाया है। मेरी माँ ने हमेशा घर को पाला है। इतने कई बहन, कई भाई, कभी उन्होंने यह शिकायत नहीं की कि मेरी साड़ी फटी हुई है। वो हमारे लिए हमेशा त्योहार पर अच्छे कपड़े बनाती रही हैं। मैं तो ऐसी ही पत्नी बनना चाहूँगी और ऐसा ही पति चाहूँगी जो घर वालों की इज्जत जानता हो। तो क्या आप फिर एक और बिटिया से बात की हमने, आप कैसी शादी करना चाहेंगी? वो बिटिया सटाक से कहती है जमाना बदल रहा है, कैसा पति, पहले हमें खुद को तैयार करना है, हमें अपनी को ऐसा करना है कि हम किसी का बोझ ना बने। साफ कहती है, पहले हम तैयार रहें मन से, तन से और अपनी व्यवहारिकता से, तब हम सोच मिलने पर शादी करेंगे और उसे पूरी तरह से निभाएंगे। जो मेरा पति है उसका परिवार भी मेरा है। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि ऐसी सोच भी है, कि वो मॉड लग रही है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर व्यवहारिकता, उसके अंदर अनुशासन, और दोनों उदाहरण, तीनों उदाहरण में मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक अन्य बेटी, उसने कहा देखो मेरी बस का तो ये सब कुछ है नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि पति एक फालतू में, मैं तो कमाऊँगी खाऊँगी, टेबल्स पर मुझे हर वक्त कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। ऐसा पति मिल जाए जो मुझे रोज़ घुमाए, तब तो ठीक है, क्योंकि ये मेरी नेचर में शामिल हो गया। चिंता का तो विषय था। खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन सिर्फ टेबलों पर खाना चाहिए और अकेले। आगे की ज़िंदगी, जब हम परिवार में खुद पले हैं
तो क्या आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए जहाँ हमें कोई मूर्ख बना रहा हो, लिविंग रिलेशन के नाम पर, फ्रेंडशिप के नाम पर या आज़ादी के नाम पर बस हम सेल्फी खींचें और हम इधर उधर घूमते फिरें? जब भी कोई माँ बाप लड़का दिखाए तो आप उसे ना नुकुर कर दें, क्योंकि आपको ऐसा पति चाहिए जहाँ आपके माँ, पिता, भाई कभी भी खुले, जैसे कोई भी घुस आता है आपके घर में आ जाए, ऐसी लिबर्टी। उसने यही बोला, ऐसी लिबर्टी चाहिए मुझे तो जहाँ मेरे माँ बाप हरदम जा सकें, आ सकें। तो मैंने बोला कि आपके घर में क्या कोई ऐसे आ सकता है अगर मैं आना चाहूँ बिना बताए? उन्होंने कहा ऐसे कैसे, हम तो नहीं मिलेंगे, फिर तो फ़ोन तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जस्ट आई एम आस्किंग यू कि ऐसे ही आपके माता पिता कभी भी आपकी ससुराल में धमकते रहें और उनका जीवन नरक हो जाए। उन्होंने अपने लिए 4 रोटियां बनाई हुई हैं और आपके माता पिता 4 पहुंच जाएं, उनका खर्च, क्या आप इतनी सक्षम हैं कि आप उनके लिए सारे खर्चे स्वयं करेंगे? क्या आपके अंदर इतनी सक्षमता है? आप अपने माँ बाप का और ससुराल का, नंद का भी खर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप उनसे उम्मीद कर रही हैं तो आप दूसरे पक्ष से भी करेंगी। वो मॉल घुमाने ले जाएं, वो आपको दाढ़ी पार्टी दें, आपके घर वालों का ध्यान रखें, जब भी आप आएँ वो अपना टाइम, अपना काम छोड़कर, क्या आपके घर वाले ऐसा करेंगे? नहीं, उनका तो काम डॉक्टर का है, वो तो बिज़ी रहते हैं। तो फिर अगर वो बिज़ी रहते हैं और अपने हिसाब से वो आ जा सकते हैं, तो फिर दूसरे का भी समय इम्पॉर्टेंट है। कई चीज़ें हैं देखने की। नहीं, एक और अन्य लड़की कहती है हम तो रहेंगे ही नहीं, जैसे ही हमारी शादी होगी हम तो अलग हो जाएंगे, हमें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। क्या आपकी जो भाई है उसका शादी होकर घर में बहू आएगी और आपका भी घर सूना रह जाए क्योंकि आप शादी होकर चली जाएंगी और आप 2 भाई बहन हैं? आप पसंद करेंगी जिसने इतने स्ट्रगल से तिनका कर आपको पाला पोसा है, उस घोंसले में वह आपकी लेकर उड़ जाए पंख परी? तो हमें कैसा पति चाहिए, ये सवाल एक के साथ एक जुड़ता चला जाता है। हमें जैसा पति चाहिए, क्या हम अपने घर में भी वही अपने पेरेंट्स के लिए भी चाहते हैं, या हम दूसरे की ज़िंदगी में सिर्फ जहर घोलने के लिए जाते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सोच ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वह तो हमारी सुंदर सुखद परिवार बनने वाला है, तो हमें वैसी मानसिकता तो बनानी ही होगी। हमने अपने कपड़े धोए और हमने सास के सामने नहीं धोए, छोड़ दिए, वही वॉशिंग मशीन में डालेगी। क्यों? क्योंकि वो पति के धो रही है आपके, तो वो आपके भी धोए। तो उनके पास आप डबल बर्डन कर दें, वो खाना बना रही हैं क्योंकि आप नहीं बनाएंगे, आपने कहा मैं नहीं बनाऊंगी, तो वो आपके लिए भी बनाए, कल आपके बच्चों को भी संभालें। उनकी क्या गलती है कि उन्होंने शादी की है, और वो आपको घर भी खाली दिखाई दे जाए, वो कभी रोक टोक भी ना करें। बहू ये थोड़े पराठे कच्चे रह गए या कुछ रह गया, आप गलती से बना दें उनके लिए, या आपने हर रोज़ साफ़ सफाई कर रही है, नंद कर रही है, और आप आके कहें ये तो धूल लगी हुई है मेज पर, ये किसी ने साफ़ नहीं करी। मैं तो बहुत हाइजेनिक हूँ, आज की मॉड गर्ल हूँ, मैं तो रोज़ देखती हूँ इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, सफाई होनी चाहिए, ऐसी टेबल, ऐसी कुर्सियाँ, ऐसा सब कुछ होना चाहिए। ये जो कल्पनाओं का संसार जब हम बुनते हैं, तो बुनने के लिए वो स्वेटर जो पहनना है आपको, उसमें आपका योगदान क्या रहेगा, यह फिक्स कर लीजिए। क्योंकि सास पर आप ऑर्डर चलाने वाली कौन? इनडायरेक्टली ये घर तो गंदा रहता है, आप कौन? वहाँ आपकी माँ कर रही थी, यहाँ सास करेगी, तो कल आप भी माँ बनने वाली हैं और आप भी सास बनने वाली हैं। तो हमें पति भी वैसा ही तलाशना होगा जैसा हम खुद को बना रहे हैं, मिलेगा भी वैसा ही। चलिए, आपको मिल गया, बहुत अच्छा, गलती से मिल गया, और हमारी सोच नहीं है ऐसी। हमें गंदा भी रहना है, हमें काम भी दूसरे से लेना है, हमें रिश्ते भी नहीं निभाने हैं। कितने दिन
उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी, उसका खस्ता हाल, उस पर वजन, आपके मायके का बोझ, आपके ससुराल का बोझ, बॉस का बोझ, नौकरी छूट गई उसका बोझ, कितने थपेड़े खाकर क्या वो पहिया आपके साथ हमेशा चल पाएगा? आप तो यह पसंद नहीं करेंगे कि आप हो गई हैं खा पी के चुस्त दुरुस्त। आपने तो अपना लगा लिया, जेप्टो से मंगाया, क्योंकि आप कह रही हैं ना मैं मोड गर्ल हूँ, जेप्टो से मंगाया, स्विगी से मंगाया, इधर से मंगाया, उधर से खाया, आप तो हो गए मस्त। लेकिन पति पर हमारी बोझ पड़ गया, या आप वर्किंग है, आपका पति पर बोझ पड़ गया। बीमारियों का अड्डा, मानसिक रूप से कलेश का अड्डा, घर में लड़ाई झगड़ा, बाहर किराए पर जाना तो किराया भी मैनेज करना, आपको जब तक घुमाने भी ले जाना, टेबल्स पर भी ले जाना, पिकनिक पर ले जाना। सैलरी आपकी 1 लाख रुपए महीने है, खर्च आपका 1.5 लाख रुपए महीना, क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज, घर आपके लोग चक्कर काटते रहें। कितने दिन वो जिंदा रह पाएगा? क्या वो उसका कुछ हो जाए, ईश्वर ना करे किसी को, तो वो वैधव्य का रूप आप देखना चाहेंगी? दूसरी शादी, आपका बच्चा कौन संभालेगा? पुनर्विवाह, सीरियल्स की धारावाहिक को देख लीजिए, एक शादी करती है, बच्चे पर निगाह नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगी। इसलिए आपको कैसा पति चाहिए, फिर से सोच लीजिए। जैसा हम बीज बोएंगे हमें वैसा मिलने वाला है। अगर आपने आम की गुठली बोई है तो मीठे आम मिलेंगे, और आपने बेरी का बीज बोया है कुछ ना करने वाला, तो जो खड़ा हुआ बीच में केले का वृक्ष है, केले का, जिसके चिकने चिकने स्मूथ पत्ते हैं, पूजा होती है, ब्रह्म स्वरूप हमारा जो है बृहस्पति देव का, नारायण का स्वरूप है, वो केले का उसको चीर चीर कर रख देगा। कबीरा संगत साधु की हरै और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। आठों पहर घर में आपकी उपाधि रहेगी अगर आपके पति पत्नी के व्यूज एक दूसरे के लिए ना सोचने की गाड़ी नहीं सोचा आपने तो एक पहिया नहीं घिसटेगा, चाहे पति हो या पत्नी हो। और जब मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ ये बात नहीं कर रही हूँ आपको पति, मैं पति और पत्नी और पूरे परिवार के लिए कर रही हूँ कि संतुलन बहुत जरूरी है। आज बारिश है तो कल आपको धूप भी चाहिए, आज धूप है तो कल आपको छांव चाहिए, आज दिन है तो आपको आराम के लिए रात भी चाहिए। ये आपको तालमेल रखना ही पड़ेगा। मैं ये हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने जॉब कर ली है, मैं अटेंडेंट रख लूँगी, अटेंडेंट रख लूँगी, पति भी अटेंडेंट में ले आऊँगी क्या, या सास में? आप बता दीजिए। दुखद है ना, रिश्ते तो खराब होते हैं। जब आपकी माँ आपको पाल पोस कर बड़ा कर रही है, वो अटेंडेंट है क्या आपकी, या आपके पिता? सारे काम क्या आप अटेंडेंट से करा लेते हैं? नहीं ना। आपका अपना वर्चस्व तब बनेगा, मैंने जिस संस्थान में काम किया 1 दशक तक, तो मुझे आज भी उनकी बात याद आती है। अखबार में एमडी, मेरे पिता दादा स्वरूप, वो कहते थे तो मेरी पोती के बराबर हूँ। बहुत नेशनल बड़े अखबार में रही मैं उन्हें हमेशा स्मरण करती हूँ उनके बताए हुए चीज़ों पर। अपने पिता और माँ, उनकी सीख मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते थे आपने अगर 1 दिन छुट्टी ली, आपको ज़रूरत है, इट्स ओके। अगर आपने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और आपके बगैर संस्थान का काम चल गया, फिर उस संस्थान में आपकी क्या ज़रूरत? आप बताइए, कोई और आ जाएगा सस्ती सैलरी पर? मीटिंग में वो जब ऐसी बात करते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने छोटे से संस्थान को तमाम ब्रांचेज इंडिया भर में बनाई। नेशनल हिंदी दिल्ली जब दैनिक रूप में हर एक की टेबल पर आया तो हमारी भी प्रस्तुति होती थी, हम भी फक्र से कहते थे यस। और उनका मुझे गाइडेंस मिला,
बोलने में भी अगर फ़ोन आए, यस कौन से संस्थान से बोल रहे हैं, धीरे से आप बोलेंगे। और आप चीख कर बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं, तो व्यवहार, आवाज़, आपकी सौम्यता, आपके स्टाइल, आपको आंखों का घूरना, पति हर टाइम आपको उसे घूरना, पत्नी हर टाइम उसको उलाना देना, आपके रिश्ते हैं तो इसका मतलब आप टेक ग्रांटेड ले लेंगे। आपकी चीज़ हो गई तो गुलाम तो नहीं है ना। पति और पत्नी किसी से मुस्कुरा के बात कर लिए तो रिश्ते ऐसे, आप फेंक फेंक कर जाएं सामान। आपने सेल्फी 10 ले ली, पति सेल्फी ले ले किसी के साथ तो उसके संबंध हो गए किसी से। आप बिना पति के अपने बच्चे को छोड़कर अपने घर चले जाएं मायके। अगर आप 15 दिन वहाँ रह आई तो आपकी इस घर में क्या ज़रूरत। 15 दिन पति अपने बच्चे को खुद संभाल रहा है, घर को संभाल रहा है, तो आपकी ज़रूरत खत्म हो गई ना। तो आपको आपका संस्थान, आपका घर, मान लीजिए इस जगह आप ही हैं, चलिए मालिक को छोड़ दीजिए, आप संस्थान चला रहे हैं और 4 लोगों ने छुट्टी ले ली 8-8 दिन की, तो आपका संस्थान तो चौपट होगा ना। फिर आपकी सैलरी नहीं आएगी, प्रभावित फाइनली आपको होना, नहीं आएगी, गारंटेड। आपका खर्चा खाना बंद, आपकी पति की सैलरी रुक गई, आपका खर्चा खाना प्रभावित। कौन देगा? माँ देगा, बाप देगा, किट्टीज वाली देंगे, कौन देगा? तो इसलिए हमें क्या सोचना है कि पति को जब हम ड्रीम्स करें तो हमें सोचें कि हमें जो भी मिला है, मिट्टी की मूर्त, आपको पता है हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि बेसन की मूर्ति बना लेते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, पीली मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, सुखी संसार मांगते हैं। और हमें तो जीती जागती मूर्ति मिल रही है, हम उसे टॉर्चर करें, घूर कर, अपने असंयत व्यवहार से, बदतमीजी से, चीख कर, चिल्ला कर, बच्चे को पीट कर, सास के उल्टे सीधे जवाब देकर, नंद को उल्टे सीधे जवाब देकर, मायके में शिकायत करके, तो वो मिट्टी तो जरूर आप खराब कर रही हैं, लेकिन मिट्टी वो खराब नहीं हो रही है, मिट्टी आपकी खराब हो रही है, जो आगे भविष्य में आपको बर्बाद कर देती है। वो तो मिट्टी का जो पुतला जीता जागता आपको मिला, उसकी मिट्टी खराब कर रही है निश्चित तौर पर। ईश्वर ना करे उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, क्योंकि भक्त तो बहुत होते हैं ना भगवान के भी। आपने तो बस भगवान को घर में स्थापित कर लिया, आपने कदर नहीं करी, तो भगवान तो जीते जागते वो भी हो जाते हैं ना। जब कोई और कदर करेगा, जहाँ उनकी पूजा हो रही है, निष्ठा हो रही है, वो वहाँ जाएंगे। सच बताओ, नहीं तो फिर आप पूजा क्यों करते हो, नवरात्रि क्यों करते हो? या 1 महीने तक जब हम ईद मनाने के लिए फास्टिंग रखते हैं, हर रोज क्यों रखते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा चरित्र, हमारा पेट, हमारा पाचन, हमारा वायुमंडल, सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। आप कत्ल करके आते हैं किसी का, तो क्या आप चैन से सो सकते हैं? नहीं ना। फाइनली तो आपको जेल में ही जाना है। जेल में नहीं जाओगे, कंदराओं में छुपोगे, देश भागोगे, विदेश भागोगे, वहाँ तुम्हारी मिट्टी खराब। उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि हर तरह का उदाहरण हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हम अपनी मान्यताओं से सीखें, हम अपनी सबसे पहले तो माँ से ही सीख लें, जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है कि वो अपनी माँ पिता के लिए कितने प्यार से खाना बनाती है और आपके लिए बनाती है। तो भाई आपका अहम कहाँ से जाग गया? आगे तो आपका करियर है, वो तो माँ को नहीं जीना, वो माँ तो साथ नहीं जाएगी ना। और अगर गई, उन्होंने दखल करी आपकी ज़िंदगी में, तो सोच लीजिए दखल ठीक ऐसी होती है कि आप खीर बना रही हैं, बहुत प्यार से खीर बना रही हैं,
और कोई आके अचानक उसमें एक चुटकी नमक डाल दे या हींग डाल दे तड़का अपने हिसाब का, कि नहीं मैं तो चटपटी दाल बनाती हूँ और ऐसे बनेगी आपकी खीर, तो वो तो तड़का जो है वो दाल में ही काम करेगा, वो दूसरे की खीर में नहीं काम करने वाला। पति ढूंढिए स्मार्ट, सुंदर, कमाऊ, टिकाऊ, है ना, जैसे कहते हैं ना घर में मजबूत नींव वाला चाहिए, और उसके साथ पैसा भी वैसा ही देना पड़ता है जैसा आपको विला खरीदना है तो उतने पैसे लगाते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं। आपके एक छोटे से फ्लैट की अगर पुताई 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 70 हज़ार है तो विला की कितनी होगी सोच सकती हैं आप। वैसा मेंटेनेंस आप देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो आप उसको दीमक की तरह से लग करके ना सिर्फ आपको उसको ख़राब करेंगे बल्कि जो आपके सोने का पलंग है उसे भी नष्ट कर देंगे। यानी आपका सुख और आराम, आपका सुख और आराम कहाँ है? पति के साथ। तभी लक्ष्मी जी पैर दबाती है ना विष्णु जी के, जिनके पीछे सारी दुनिया घूमती है, हम सब घूमते हैं, वहाँ पर हमें बुद्धि के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी क्यों बैठाए हैं दाएं बाएं, ताकि आपकी बुद्धि संयत रहे। आप उस समय घमंडे ना हो जाएं कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, मेरी माँ तो इतने अमीर है, मैं विष्णु जी के पैर क्यों छूऊं, ये तो मेरे पति हैं, ये मेरे पैर दबाएं। भगवान विष्णु भी उतना ही प्यार देते हैं, शिव भी अर्धनारीश्वर बनते हैं जब आप उनके लिए तपस्या करती हैं। तपना पड़ता है सुंदर गहने बनाने के लिए, आग में तपना पड़ता है, तब ये हमें सजते संवारते हैं। और जब हम एक चाय भी बनाते हैं तो चाय बनाना भी हर एक का काम नहीं है। एक आपको दे देगा पानी ज़्यादा, 2 चम्मच चीनी भरी, पत्ती भरी, आप उसे 2 घूंट नहीं पी पाएंगे, आप दिन भर उल्टी आएगी आपको, है ना। और एक आप बैलेंस करके बनाती हैं, थोड़ी सी इलायची भी डालती हैं, गंध के लिए थोड़ी सी लौंग भी डालती हैं, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते डालती हैं, थोड़ा सा अदरक डालती हैं, और ये सब डाल के यह नहीं है कि कच्चा पक्का उबाल के दे दिया या ज़्यादा उबाल दिया, वो उसमें भी आपको बैलेंस रखना पड़ता है, तब वो टेस्टी दूध से भी आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं। एक भरा हुआ गंदा सा चाय का गिलास आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देता। ज़िंदगी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने तो ज़िंदगी में इतने उदाहरण देखे हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में कि अगर किसी को कहा कि भाई शादी करके, एक बड़ी सी फिल्म ही अभिनेत्री मशहूर डिम्पल कपाड़िया, आज भी नाम है, शादी की टाइम से, और पति ने कहा कि आपको घर में रहना है तो घर में बाहर संभाल लिया उसने, और जिसने नहीं संभाला, कईयों ने कहा मैं तो करियर देखना है, शादी ब्याह नहीं देखनी है, वो अभी बुढ़ापे तक भी अकेले ऐसी अवस्थाओं में जी रही हैं जिन्हें उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं। मतलब प्रसिद्धि भी गई और पैसा भी गया और परिवार भी नहीं बना। तो हमें सब कुछ मिले, यश मिले, मुस्कान मिले, प्यारा सा पति, प्यारे से बच्चे, प्यारी सी सास, प्यारी सी नंद, एक अच्छी सी कल्टीवेशन करिए अपनी व्यवहारिकता की। पैसे से कल्टीवेशन नहीं होती है कि हमें कैसे मैनेज करना है। जैसे हिमानी ने कहा मुझे 500 रुपये भी खलते हैं, लेकिन एक ऐसी पत्नी जिसको तो साल भर में कम से कम महीने में 4 ट्रिप बाहर चाहिए, आज उज्जैन, कल अयोध्या, परसों ऋषिकेश, तरसों द्वारिका, मतलब देश के सारे कोनों में उसको घूमना चाहिए। पति कहाँ से पैसे ला रहा डजंट मैटर। क्या भी उदाहरण देख रही हूँ अपनी आंखों से, वो पति से दूर हो गई है। पति बाहर नोट के लिए भटकता रहता है और बस देकर चला जाता है। उसके साथ क्या क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं, वो बीमार कितना है कोई देखने वाला नहीं। तब ऐसे में पति को भी संभालनी पड़ती है कमान, या नहीं कि वो जिन्न बन जाए, मशीन बन जाए, तभी वो गाड़ी का पहिया खींचता ही रहेगा। भाई तुझे भी बैठना पड़ेगा उस पहिए को, बैठ के पंचर तुझ में भी हो जाएगा धीरे। जब गाड़ी की हवा निकल जाती है तो आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, बराबर पहिया डालते हो तब चलती है। इसलिए आज की पोस्ट में बस इतना ही कहूँगी
शादी के ड्रीम्स अच्छे अच्छे बनाइए ताकि आपका भविष्य सुंदर हो, आपकी पति पत्नी परिवार सुखी रहे, ऐसी कल्पना कीजिए। प्रश्न जरूर अटपटा था, कैसा पति चाहिए, कैसे सपने में रखती हैं, लेकिन उत्तर में आपको तमाम व्यवहारिक बिंदु मिले होंगे जो आप सबसे ही मैंने जुटाए हैं। पत्रकारिता के बहुत लंबे जीवन से, पुलिस की डायरी से, महिला आयोग की डायरी से, आसपास देखने से, और जब हम यह देखते हैं तब हमें पता चलता है पति सिर्फ एक पुतला नहीं है चलता फिरता, वह आपकी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है जिससे आपका व्यक्तित्व, आपका सुख संसार बनता है। और आपकी पत्नी भी वह घसीटता हुआ पहिया नहीं है जो कितने दिनों तक घसीटेगा अगर वो व्यवहारिक नहीं है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में घर संभालना नहीं जानती। करियर के नाम पर, बिजी रहने के नाम पर हम कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते भैया, हम तो आज की लड़की हैं, देन आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप बीज बो रहे हैं। जैसा बीज बोएंगे, बादाम का बीज तो बादाम, कांटे का बीज बोएंगे तो कांटा, सब कुछ वही मिलना है। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी महकती रहे। कहूँगी कि आप अच्छी खेती करिए जो टिकाऊ हो, सुंदर हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और हमेशा हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपके हैप्पी परिवार के लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित मीना कौशिक लाइफ स्टाइल, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके तमाम अनुभव अगली पोस्ट के लिए मेरे पास आ सकें। और अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, सच कहूँ जैसे ही मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन आता है, रियली मुझे लगता है कि मेरा एक पूरा खजाना भर रहा है मेरे अमृत कलश में। बिलीव करिए आप, आपका ऐसा नहीं है कि बस खजाना, और इस खजाने में फिर मैं लौटाती हूँ बाद में एक एक बूंद आपको पोस्ट के जरिए। तो इसी के साथ प्रणाम, अगली पोस्ट तक के लिए जय हिंद, जय भारत।